बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा चचा जब से इमाम मस्जिद बना था, गांव में अजीब अजीब से वाक़यात होना शुरू हो गए थे। वो जैसे ही असर की नमाज के लिए अजान देता तो उसी वक्त गांव की एक जवान लड़की मर जाती और चचा उस लड़की का जनाजा भी ना पढ़ाता। वो इस लड़की की शक्ल देखकर कहता कि ये बहुत ही गुनाहगार लड़की है, मैं इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब तो हर रोज ही ऐसा होने लगा था। सब गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव की 5 कवारी लड़कियां ऐसे ही मर चुकी थी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। मुझे मेरे चचा पर शक होने लगा था कि एक रोज जैसे ही वो मस्जिद में अजान देने गया तो मैं भी उसके पीछे चली गई। मगर मस्जिद में पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि मेरा नाम स्मेरा है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अपनी दादी के साथ ही रहती थी। हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरा एक चचा था जो गैर शादीशुदा था और हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि 1-2 साल तक तेरी शादी करूंगी, तब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। मेरे चचा काफी सख्त मिजाज थे। वो मस्जिद के इमाम थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे और घर में भी काफी पाबंदियां लगा रखी थी। मेरे चाचू घर में मोबाइल भी रखने नहीं देते थे, किसी से दोस्ती करने नहीं देते थे, अच्छे कपड़े पहनने से भी मना करते थे कि इसकी कौन सी शादी होगी है जिसने सज सवर के अपने शौहर को दिखाना है। हमारी किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं करते थे। दादी बहुत समझाती थी लेकिन मानते ही नहीं थे। फिर दादी कहती कि 1-2 साल की बात है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो अपने शौहर के घर चली जाएगी, वहाँ जैसे चाहोगी वैसे ही रहेगी। तेरा चाचू तो है ही ऐसा, तो इसकी बातों को दिल पर न लिया कर। वैसे ये अलग बात है कि मेरे चाचू को इमाम मस्जिद का काम मिले हुए 1 महीना ही हुआ था। इससे पहले वो मौलवी थे, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। उन्होंने घर में ऐसी बातें कर के मेरी दादी को भी इस तरह का बना दिया था। मेरी दादी दोपहर के वक्त मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी कि सख्त गर्मी में तुम कोई काम ना किया करो, बस अपने कमरे में कुछ देर आराम किया करो, बेशक सो जाना, लेकिन नमाज से पहले उठ जाया करना। ये वो टाइम होता जिसमें गांव में भी ज्यादातर लोग नजर नहीं आते थे। वही लोग जो दुकान पर बैठे होते थे या फिर वो भी दुकान बंद करके घर चले जाते थे। पूरा घर साएं साएं करता था। लेकिन एक दिन गांव में शोर पड़ गया। असर की अजान हुई, थोड़ा वक्त गुजरा था कि थोड़ी देर बाद एक जनाजे का ऐलान हो गया। जब नाम सुना तो हैरान रह गई। ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की थी और वो भी जवान, जिसकी उम्र 17 साल होगी। और मेरी दादी फौरन उसके घर पहुंच गए। लड़की के घर में तो कहराम मचा हुआ था। जवान मौत पर वैसे भी बहुत अफसोस होता है। अच्छी प्यारी लड़की थी और उसकी मंगनी भी तय हो चुकी थी। न जाने इसको क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई। पूछने पर पता चला कि पता नहीं कैसे मरी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन भी हम लोग गए। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो हमारे हमसाए बनते थे, इसलिए हम लोग भी बड़े उदास थे। मेरी भी लड़की से बातचीत थी। कभी कभी छत पे एक दूसरे को देख लेते थे तो दूर से सलाम कर लिया करते थे। आने जाने से तो चचा मना करते थे। एक करीबी रिश्तेदार से थोड़ी बहुत बात हुई। उन्होंने कहा कि कैसे मरी ये तो पता नहीं, बस वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब माँ बुलाने गई बेटी चाय बना दे तो उसने आगे से जवाब नहीं दिया। जब बेटी को हाथ लगाया तो उसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और वो बेचारी नींद में ही इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी हैरान रह गई और मैं भी। मेरी दादी का कहना था कि लोग के लगता है कि कोई साया होगा इस पे, उसी ने इसकी जान ली होगी, वरना जवान लड़की थी, इसको कौन सा कोई बीमारी थी। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि अजान हुई और 2 मिनट बाद लड़की बेचारी फौत हो गई। रात हुई तो मैंने देखा कि मेरे चचा इधर उधर फिर रहे थे। उनको नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठ गई थी। तब सोचा चचा से पूछ लूं, शायद किसी चीज की जरूरत हो। बस मेरा पूछना था कि उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुझे क्या जरूरत है मेरे मामले में बोलने की, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मर्जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, दफा हो जाओ अपने कमरे में जाके सो जा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैंने किया क्या था, मैंने तो सिर्फ पूछा था। मुझे वैसे अपने चचा से बहुत डर लगता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने कमरे में सो गई और सुबह किसी को ये बात नहीं बताई। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। अगले दिन भी यही हुआ कि जैसे ही असर की अजान हुई, एक घर से अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रो रहे थे तो आवाज आसपास गूंज जाती है और ये आवाज बड़ी करीब से आ रही थी।
मेरी दादी ने मुझे कहा कि जरा ऊपर जाकर देख, ये आवाज किसके घर से आ रही है। जब मैंने छत पर जाकर देखा, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। आवाज तो सामने वाले घर से आ रही थी। उनके घर में मातम पड़ा हुआ था और औरतें अपने आप को पीट रही थी और रो रही थी। मेरी दादी ने कहा, तौबा, ये क्या हो गया? एक जनाजा कल उठा और आज फिर से यही सब हो गया, वो भी उसी टाइम पे। हम लोग फिर वहाँ पर गए और यही मामला था। एक जवान लड़की इस दुनिया से चली गई थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़ी मन्नतों मुरादों से मांगा था। उसके बाप को बेटी का बड़ा शौक था। बाप तो बेचारा सख्ते में चारपाई पर पड़ा था और माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये लड़की तो मेरी जितनी थी। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सो रही है। न उसके जिस्म पर कोई निशान था और ना ही उसे देखकर लगता था कि वो बीमार रही होगी। बेचारी के माँ बाप बहुत रो रहे थे। मेरा तो वहाँ बैठ के दिल ही खराब होने लगा। मैंने दादी से कहा कि वे अपने घर चलते हैं, हम उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। घर आए तो मेरी दादी ने मेरे चाचू को कहा कि पास वाले जमाल की जवान बेटी बेचारी दुनिया से गुजर गई है, तू जरा उनके घर चला जा, हम साए हैं, कोई काम होगा तो कर लेना। उसने कहा, मेरा तो अजान का टाइम होने वाला है, वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, उनके 7 जवान बेटे हैं, वो मिलजुल कर सारे काम कर लेंगे। उन्होंने मुझे नमाज जनाजा के लिए बुलाया था और मैंने नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी इनकार कर दिया था। मेरी दादी गुस्से में आ गई और बोली, तू किस तरह का इंसान है? नमाज जनाजा पढ़ाना तो नेकी का काम है और तूने इनकार कर दिया। तब मेरा चचा कहने लगा कि वो लड़की बहुत गुनाहगार थी, मैं कैसे उसका जनाजा पढ़ा सकता था और ना ही बता सकता हूँ कि वो क्या करती थी। मेरी दादी ने कहा कि किस तरह की बातें कर रहे हो? अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की मस्जिद में अजान देता है, तेरा दिल इतना सख्त क्यों है? बेचारों की जवान बेटी मर गई और तू उस पर इल्जाम लगा रहा है, तेरे दिल में जरा सा भी दुख नहीं आया? उसने कहा, मेरे दिल में कौन सा दुख है, अच्छा हुआ मर गई। उसके बाद मेरे चच्चू घर से निकल गए और मगरिब की अजान देने चला गया। अगले दिन भी हम लोग उनके घर गए थे। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन घर में थोड़ी बहुत काम करते रहे, उनको तसल्ली देते रहे। मेरी दादी बड़ी परेशान थी, रात को बैठी थी तो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी कि 2 दिन में 2 जवान लड़कियों के जनाजे उठ गए हैं, जरूर कोई न कोई मसला है। दादी ने कहा कि खुद सोचो, इन दोनों बच्चियों को कुछ भी नहीं था, फिर वो इस दुनिया से कैसे चली गई? कोई ना कोई गड़बड़ है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई क्योंकि मैं भी तो जवान लड़की थी। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि दादी, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं अपनी दादी के गले लग गई और मेरी दादी ने भी मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज से तू मेरे कमरे में सोया कर, मेरे अच्छे वाले बेटे की आखिरी निशानी है। मेरा चचा घर में आया और उसने हमारी आखिरी बात सुन ली। मेरे चचा ने कहा, सारा गाँव तो पागल हो गया है, मेरे घर वाले तो पागल ना हो। जहाँ भी जाओ यही बातें हो रही हैं कि 2 दिन में 2 जनाजे उठ गए हैं, कोई ना कोई चक्कर है, हो सकता है लड़कियों ने खुदकुशी कर ली हो। मेरी दादी ने कहा कि एक लड़की तो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, सारे घर की लाडली थी, वो क्यों खुदकुशी करती? और दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, उसने खुदकुशी क्यों करनी थी? मेरे चचा ने कहा कि अम्मा, तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियां क्या करती हैं। आजकल वो हालात नहीं रहे कि लड़कियों को बाहर निकालोगे तो बिगड़ जाएंगी। आजकल तुम लड़कियों को घर की 4 दीवारियों में भी रखोगे तब भी वो बिगड़ जाती हैं। ये जो फितना मोबाइल हाथों में आ गया है, सारी दुनिया इनके सामने आ जाती है और एक मोबाइल से इतने गुनाह हो सकते हैं कि ये आपको पता भी नहीं। मेरे चचा ने तो तकरीर शुरू कर दी। मेरी दादी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र है कि इसको कुछ ना हो जाए। वैसे भी जो 2 जवान लड़कियां इस दुनिया से गई हैं वो आसपास के इलाके से थीं। मेरे चचा ने कहा कि अपनी सुमेरा को कुछ नहीं होता और आप भी इसको ना डराएं। चचा ने कहा, जाओ मेरे लिए जाकर खाना ले आओ। मैंने कहा, लाइट गई है, लाइट आ जाने दे। किचन में बड़ा अंधेरा था, मुझे तो डर लगता है। मेरे चचा को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब देख लो, इसका तो काम न करने का बहाना मिल गया ना। मैं उठ गई और मोमबत्ती की रोशनी में ही किचन में चली गई। दादी ने चचा को कहा, क्यों बेचारी के पीछे पड़ा रहता है? बच्ची है, हमने इसकी शादी भी करनी है, पहले तेरी शादी करेंगे तो इसकी शादी करेंगे ना। घर में एक बेटी आ जाएगी तो दूसरी जाएगी, अगर इसको भेज देंगे तो फिर घर के काम कौन करेगा? मेरे से तो कुछ काम नहीं होता, जितनी ये मेरी खिदमत करती है इतनी मेरी कोई और खिदमत भी नहीं कर सकता। तू जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरी शादी हो जाती तो आज तेरे भी बच्चे हमारी सुमेरा की उम्र के ही होते। मेरे चचा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मेरी दादी ने कहा कि कोई वजह भी तो होगी,
तब मेरे चचा ने कहा कि वजह यही है कि मुझे जिस तरह की लड़की से शादी करनी है, इस तरह की लड़कियां आजकल आना बंद हो गई हैं। आजकल की लड़कियों ने मोबाइल पर लड़कों से दोस्ती लगा रखी होती है। मेरी दादी ने कहा कि लेकिन हर इंसान तो गलत नहीं होता। अम्मी, मैंने किसी से बहस नहीं करनी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैंने शादी नहीं करनी है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपनी इस बच्ची के लाड नखरे उठाकर इसकी शादी करवा दें। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि शादी पर कोई फजूल रस्म नहीं होगी। बस कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करवा दे, मस्जिद में बैठकर निकाह करवा दे। निकाह भी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। इसको यहाँ से चलता करो। और रही बात तेरी, तो सुन ले, तेरे हाथ पैर सलामत है तो अपना ख्याल रख सकती है। और अगर नहीं करनी इसकी शादी तो बेशक ना कर, इसको अपनी खिदमत के लिए रख ले। वैसे भी बड़े भाई ने हमारे लिए क्या किया था? कुछ भी तो नहीं किया था। सारी जिंदगी अपनी बीवी की गुलामी करता रहा। इसको लेकर एक तरफ हो गया और फिर ये तो अच्छा हुआ उसे उसके किए की सजा मिल गई। मेरी दादी ने कहा, शर्म कर, भाई और भाभी के मरने पर खुशी का इजहार कर रहा है। तब चचा कहने लगे कि सबको उनके किए की सजा मिलती है और इसी दुनिया में मिलती है। ये बात हमेशा याद रखना। मैंने अपने चचा के लिए खाना निकाल दिया और वो खाना खा के सो गए। मेरी दादी का कहना था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं मैं क्या करूं। मेरा बड़ा बेटा जैसा भी था बुरा नहीं था। अगर अपनी बीवी के हक में अच्छा था तो उसमें क्या बुराई थी। मेरी दादी मुझे मेरी अम्मी अब्बू की बातें सुनाती रहती थी। वो कहती कि तेरी अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे थे। तुम्हारी माँ इस गांव की नहीं थी, वो शहर की थी, यहाँ पर रह न सकी। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, बस किस्मत बुरी थी। जब वो दोनों इस दुनिया से चले गए और एक हादसे में हम लोगों को अकेला छोड़ गए। शुक्र है कि उस दिन तू मेरे पास थी, नहीं तो तूने भी इस दुनिया में नहीं होना था। लेकिन मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि कहीं बाकी मैं इस दुनिया में ना रहूं, क्योंकि तीसरे दिन भी गांव की एक जवान लड़की ठीक उसी वक्त नमाज़े असर की अजान होते ही फौत हो गई थी। अब तो रोज इस गांव से जनाजे उठते थे। एक दफा कहीं से उड़ते उड़ते ये बात हमारे कानों तक भी आ गई कि जब से ये इरशाद ने अजान देना शुरू की है, तब से ही अजान के फौरन बाद कोई ना कोई लड़की मर जाती है। ये सब कुछ इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये कोई गुनाहगार इंसान तो नहीं है जो अल्लाह की मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर अजान देता है तो इसकी सजा हम सबको मिलती है। मेरे चचा तक जब ये बात पहुंची तो उसने भी गुस्से का इजहार किया। उसने कहा, जिसने भी ये बात की है वो मुझे मिल जाए, मैं उसको बताऊंगा भला इसमें मेरा क्या कसूर है। गांव में छोटी छोटी बातें बहुत फैल जाती हैं। आजकल सबका मौजू यही था। लोग असर के टाइम अपने घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते थे और अपनी बेटियों को घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। मेरी दादी की तबीयत खराब थी क्योंकि इनके सर में बहुत दर्द था और मेरे चचा घर पर नहीं थे। मैं दर्द की गोली लेने के लिए किराना की दुकान तक गई। मेरी दादी ने कहा कि तेरे चचा ने देख लिया तो तेरी जान ले लेगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, एक दो थप्पड़ मारेगा तो खा लूंगी। जब मैं दुकान पर गई तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसको मैं जानती थी। वो मेरी उम्र की थी। थोड़ी मेरी उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि वो बहुत ही डरी हुई है, कोई पता नहीं क्या हो जाए। मैं उसको अपने साथ लेकर चलने लगी और उसका घर पहले आ गया तो वो अपने घर में चली गई और मैं अपने घर में दाखिल हो गई। घर आई तो मैंने अपनी दादी को दवाई दी, लेकिन उस दिन वही लड़की इस दुनिया से चली गई जो मुझे दुकान पर मिली थी। सब कहते थे कि लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं, उनके माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने उस लड़की को देखा था, उसको देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये कोई जिंदगी से तंग थी और अभी जाकर अपनी जान ले लेगी। ये गांव ऐसा बन गया था जैसे अब यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता। कौन किस टाइम निकलता, किस टाइम आता जाता, किसी को पता नहीं होता। औरतें तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी और जवान लड़कियों की जिंदगी तो अजाब होकर रह गई थी। वो घर के अंदर ही पड़ी रहती थी। एक दिन मैंने अपने चचा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। हमें तो वो घर में फोन रखने नहीं देते थे, लेकिन उनके पास फोन था जिस पर वो दिन भर अजीबो गरीब किस्म की खबरें सुनता रहता था कि बेटे ने माँ को मार दिया, बहन ने बाप को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया और न जाने क्या क्या। आज फोन पर किसी से कह रहा था कि फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। गांव वाले तो कहते हैं कि लड़कियां खुद अपनी जान ले रही हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की कोई इजाजत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरा चाचू लड़कियों की मौत से ऐसे खुश हो रहा था जैसे इंसान अपने घर में चूहे मार कर खुश होता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को मरते हुए देखा है। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जवान बच्चियों के माँ बाप तो थे जो दिन रात रोते रहते थे। मैंने सोच लिया कि मैं अपने चचा का पीछा करूंगी और पता करूंगी कि
ये क्या करता है। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तो घर के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी। पहले सोचा कि दादी को बताकर उनको एतमाद में ले लूं, लेकिन मेरी दादी तो मेरी इतनी फिक्र करती थी कि उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। और मैं बहुत डर रही थी। किसी न किसी को बताना भी जरूरी था। मुझे सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाया गया था। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास चली गई, जो मुझे बेटी कहते थे। वो सारी लड़कियों से बहुत शफकत से पेश आते थे। मैंने उनको जाके सारा मामला बताया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें शक हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ, मुझे शक हो रहा है। मैं ये शक दूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल को अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए तो आप मेरा साथ दें। आप इस गांव के बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल चलाते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो और सबूत लेकर आओ। उसके बाद मेरा एक पुलिस वाला जानने वाला है, मैं उसको भी बुला लूंगा। वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। मैं अपने चचा का पीछा करती रही और पूरा दिन तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब असर का वक्त हुआ तो वो मस्जिद में चला गया। मैं उनके पीछे थी। डर की वजह से कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी थी। चचा किसी को फोन करने लगे और उसको कहा कि फलां मकान नंबर है और उस तरफ से रास्ता जाता है, वहां पर चले जाओ। लड़की के कमरे की खिड़की गली में बाहर की तरफ खुलती है। इस टाइम वो सो रही होगी। वहां से अंदर दाखिल हो जाना। खिड़की का ताला मैंने पहले ही तोड़ दिया है और काम खत्म करके वापस आ जाना। मैं हैरान रह गई। इसके बाद चचा अजान देने की तैयारी करने लगे, वुजू करने लगे। इसका मतलब ये वो किसी और के हाथों किसी लड़की को मरवाने वाला था। मैंने सुन लिया था। मैं उस घर की तरफ भाग उठी और रास्ते में प्रिंसिपल साहब को भी बता दिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। एक आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके मारने का तरीका बड़ा ही अजीब था। कहते हैं कि इंसान की गर्दन पर एक रग होती है जो इंसान की गर्दन के पीछे की तरफ होती है। अगर इस पर बहुत जोर से वार किया जाए तो इंसान काफी घंटों के लिए बेहोश हो जाता है, और अगर ज्यादा जोर से ही मारा जाए तो इंसान मर भी सकता है। ये कातिल इसी रग पर वार किया करता था। इतने गांव में किसी को इतना इल्म नहीं था और ये रग गर्दन के बिल्कुल पीछे होती थी, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। हम वक्त से पहुंच गए और इस लड़की की जान बच गई। हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था। हमने फौरन उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। लड़की के माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया गया। गांव के मुअज्जिज़ीन भी इकट्ठे हो गए। सब मेरी बहादुरी की दाद दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने उस आदमी से पूछने के बाद हमें बताया कि मेरे चच्चू का बहुत ही ये गहरा दोस्त है और यही सब कुछ करता था। वो कहता था कि उन जवान लड़कियों को मारकर हम दोनों को स्वाब मिलेगा। जिस लड़की को सबसे पहले मारा गया था वो फोन पर किसी से बात करती थी, उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और वो उसका मंगेतर था। लेकिन चाचू को ये बात पसंद नहीं थी कि शादी से पहले दोनों फोन पर बात क्यों करते हैं। इस तरह दूसरी लड़की अपने बाप के साथ बहुत बदतमीजी करती थी और ये बात मेरे चाचू को बहुत नापसंद थी। हम सब हैरान थे कि मेरे चाचू इन सब लड़कियों पर नजर कैसे रख लेते थे। अब मुझे समझ आए कि वो अजीब और गरीब बातें क्यों करता था। चाचू उसी टाइम ये सब करवाता था जब नमाज़े असर के लिए अजान देने जाता था। पुलिस ने मेरे चाचू को पकड़ लिया। वो मुझे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब उसको पकड़ लिया गया था। मेरी दादी का सर भी शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा कि तेरे जैसा बेटा पैदा करने से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। चाचू को पुलिस पकड़ कर ले गई और बाद में पता चला कि वो नफ्सियाती मरीज था। पूरा दिन इस तरह की खबरें वगैरह सुनता रहता था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे औरतों से नफरत थी। वो शादी भी नहीं करना चाहता था। सबने मेरी तारीफ की कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, नहीं तो ये पागल इंसान न जाने क्या क्या करता रहता। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए। फिर मेरे लिए गांव के सबसे अमीर खानदान यानी कि चौधरियों के घर से रिश्ता आ गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बहादुर बच्ची है, इसका हमारे खानदान में होना जरूरी है। कल को इससे हमारी नस्ल पैदा होगी, वो भी बहादुर होगी और मुझे शौहर के रूप में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान मिल गया। दादी को भी हमने अपने साथ रख लिया। अब हम लोग हवेली में रहते हैं। जब इंसान बहादुरी करता है और किसी की जान बचाता है तो उसे इनाम जरूर मिलता है, और मेरे लिए तो यही इनाम था कि मेरी सारी जिंदगी एक अच्छे खानदान में गुजरने वाली थी। मेरे चाचा को उम्र कैद की सजा हो गई और जेल में उनका इलाज भी चल रहा है।